नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल। आइए आज हम लोग बात करते हैं एक इंटरनेशनल न्यूज के संदर्भ में, जो हिस्ट्री के संदर्भ में और पॉलिटी के संदर्भ में बेहद इम्पोर्टेंट है। वह न्यूज क्या है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। असल में न्यूज यह है कि कैसे जो चाइना है वह एक सुपर पावर देश जो है मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में कैसे बना, इसके निर्माण के संदर्भ में जो तमाम सारी बातें हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। असल में आप जानते हैं कि जो चाइना है, ठीक है, आप इस बात को जानते हैं कि चाइना जो है एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया महाद्वीप में एक महाद्वीपीय देश है। ठीक है, एशिया में स्थित है। ठीक है, और इस देश में चूंकि आप जान रहे हैं कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप के संदर्भ में आप जान रहे हैं एशिया के ही दक्षिण में भारत भी स्थित है, एशिया महाद्वीप का ही भाग है। ठीक है, लेकिन कैसे चाइना विश्व के देशों को, खास करके अमेरिका को पीछे छोड़कर, ठीक है, सारे देशों को पीछे छोड़कर एक विश्व का फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग हब, सुपर पावर बनने की राह पर चल रहा है। आइए आज उस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, कैसे? ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं एशिया कॉन्टिनेंट का एक मैप के द्वारा, चित्र के माध्यम से। ठीक है, जो चाइना के प्रमुख सारे जगह हैं। ठीक है, अब आइए इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे भारत को आज़ादी 1947 में मिला, उसी प्रकार चाइना को आज़ादी जो है आप देखेंगे कि 1949 को मिला था। 1 अक्टूबर 1949 को आज़ाद हुआ था। ठीक है, और इसी दिन जो है वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, ठीक है, माओ तसे तुंग, माओ तसे तुंग ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना किया था। ठीक है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं ये, ठीक है, इन्होंने किस पार्टी का स्थापना किया था? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना किया था। ठीक है, इसी दिन। ठीक है, असल में देखिए, छोटी सी मैं ब्रीफ दे दूं आप लोग को कि चाइना को आज़ादी जो है 1945 में जापान के सरेंडर के बाद, जापान के सरेंडर के बाद जो है चीन को पूरी तरह आज़ाद देश का दर्जा मिला था। जापान के सरेंडर के बाद चीन को पूरी तरीके से आज़ाद देश का दर्जा मिला था। ठीक है, आप जानते हैं कि चीन को आज़ादी मिलने के बाद जो है माओ तसे तुंग की लीडरशिप में, जो माओ तसे तुंग है, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं ये, जिन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना किया था। ठीक है, इनके लीडरशिप में कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में लाखों नागरिक की मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, और चीन में कम्युनिस्ट शासन स्थापित होने से करीब 2 साल पहले भारत आज़ाद हुआ था। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि भारत की आज़ादी 1947 में हुआ था। ठीक है, इसके 2 साल बाद जो है ये आज़ादी इनको मिला। ठीक है, ये बात है। तो आज जो मुख्य मुद्दा है कि कैसे चाइना सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हर सुपर पावर की अपनी एक कहानी होती है। ठीक है, और चीन की भी है। अमेरिका को पछाड़कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने की राह पर है, अमेरिका को भी पछाड़कर। ठीक है, इस शक्ति की सबसे बड़ी वजह है कि उसकी मजबूत होती अर्थव्यवस्था। इस शक्ति की जो सबसे बड़ी वजह है वह यह है कि उसकी मजबूत होती इकोनॉमी। ठीक है, आखिर चीन की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत कैसे बनी? ये बात है ना इंपॉर्टेंट, कि चीन की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत कैसे बनी। ठीक है, वह कौन सी वजह है जिसने सिर्फ 40 सालों में चीन को दुनिया का एक सुपर पावर बनाने की राह पर डाल दिया है, और धीरे धीरे चाइना सुपर पावर की तरफ बढ़ जाएगा। मैं आपको आंकड़ा दिखाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, मैं आपको जो है आंकड़ा दिखाने का प्रयास करता हूं। आप देखेंगे कि वर्ल्ड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज के बारे में अगर देखा जाए तो आप देखेंगे ग्रॉस प्रोडक्शन जो है यूएसए का 12% है, जापान का 6% है, इंडिया का मात्र 3% है। ठीक है, ये चिंता की बात है, भारत को यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, उसी प्रकार चाइना का देखेंगे आप 35
परसेंट, 35%। ठीक है, ठीक है। वैल्यू एडेड वर्ल्ड में चाइना का जो है आप देखेंगे 29% है, यूएसए का 16% है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो चाइना को विश्व की सुपर पावर बनने की राह पर बहुत तेजी से आगे लेकर चल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए बात करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं सारी चीजों को, सारी बातों को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्या है कहानी, कैसे चाइना सुपर पावर बना, इसकी थोड़ी सी आपको ऐतिहासिक बातों का ब्रीफ मैं दे दूं। देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है, आप देखेंगे कि 1949 में मैंने आपको बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ तसे तुंग के नेतृत्व में सत्ता हासिल की थी 1949 में। ठीक है, तब चीन बेहद गरीब था। जब यह 1949 में माओ तसे तुंग ने यह नेतृत्व में सत्ता हासिल किया था तो चीन बेहद गरीब था उस समय। ठीक है, और एकदम अलग थलग पड़ा हुआ देश था। चीन की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित थी। चाइना की जो इकोनॉमी था वो पूरी तरीके से कृषि पर आधारित था। ठीक है, माओ तसे जो है तुंग, माओ तसे तुंग चीन को शक्तिशाली, अमीर और बहुत बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहते थे। इनका उद्देश्य था, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे माओ तसे तुंग, इनका उद्देश्य था कि चाइना को एक शक्तिशाली, अमीर और बहुत बड़ी ताकत के रूप में ये देखना चाह रहे थे। ठीक है, वो पूंजीवाद के कट्टर विरोधी थे। ठीक है, ये विडंबना है कि आज चीन पूंजीवाद की राह पर चलते हुए दुनिया का सबसे तेजी से तरक्की कर रहा देश बन गया है। देखिए वो पूंजीवाद के विरोधी थे, लेकिन वर्तमान में जो चाइना सुपर पावर बनने की कहानी है वो पूंजीवाद से ही संबंधित है। ठीक है, अब देखिए, आप देखेंगे कि 1978 में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया बने डेंग सियाओपिंग। 1978 में जो है आप देखेंगे कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया बने थे डेंग सियाओपिंग। जो इनकी भी एक नई सोच थी, इनकी भी एक नई सोच थी और नई सोच के साथ आए। ठीक है, इन्होंने एक, जो इनका सबसे बड़ी विशेषता है, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इन्होंने चीन में आर्थिक क्रांति की शुरुआत किया था। चीन में आर्थिक क्रांति, देखिए भारत में भी आपने क्रांतियां सुनी होगी लेकिन आर्थिक क्रांतियां नहीं सुनी होगी। खैर श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति सुना है, इस सब का संबंध आर्थिक अर्थव्यवस्था से है। लेकिन इन्होंने जो 1978 में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के एक नए नेता हैं, नए मुखिया हैं डेंग सियाओपिंग, इनकी एक सोच ही नया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चीन में एक आर्थिक क्रांति की शुरुआत किया है। चीन में एक आर्थिक क्रांति की शुरुआत किया है। ठीक है, ये बात हो गया। अब देखिए मामला क्या है, मामला यह है कि फिर आप देखेंगे कि चीन ने, इन्होंने आर्थिक क्रांति की शुरुआत किया। आप एक बात समझेंगे कि चीन ने 1980 और 1990 के दशक में, यह वही दशक है कि जो चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, काम करने के लिए प्रेरित करके और उसमें खूब सारा निवेश किया। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि चीन ने 1980 और 1990 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खूब निवेश किया। बात को समझिए। ठीक है, शुरुआत में शुरुआत में आप देखेंगे तो शुरुआत में चाइना में सिर्फ बल्ब, खिलौने, बैटरी जैसे लो एंड प्रोडक्ट्स का ही निर्माण होता था। लेकिन धीरे धीरे चीन हर छोटी से बड़ी चीज, ठीक है, हर बड़ी चीज के निर्माण का केंद्र बन गया। यही वजह है कि चीन को दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाने लगा। वर्तमान समय में चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाने लगा। ठीक है, इन सामानों को उन्होंने पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया। ये जो सामान है इसको चाइना ने क्या किया, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया। ठीक है, इसका नतीजा ये हुआ कि 2010 में अमेरिका को पछाड़कर चीन मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया। चाइना जो है, इसका नतीजा ये हुआ कि चाइना जो है 2010 में ही अमेरिका को पछाड़ दिया और चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया। ठीक है, आपको मैंने बताया कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना की जो हिस्सेदारी है 29% है, 30% है। मैंने आपको एक डेटा दिखाया है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी से लैस, ठीक है, बड़े पैमाने पर
मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है, एक बेहद बड़े पैमाने पर कार्य चल रहा है, ठीक है, आप ये देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसका जो विनिर्माण क्षेत्र है ना, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, आप बृहद देख रहे हैं, सब तकनीक से लैस है, मैंने आंकड़ा आपको बताया, ठीक है। अगर मैं बात करूं ना चाइना की जो सुपर पावर बनने की कहानी है ना, तो देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से ही चाइना में करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से ही करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है, ठीक है। चीन की बड़ी आबादी को काम पर लगाने में सेक्टर काफी अहम साबित हुआ है, चाइना का जो ये सेक्टर है, ठीक है। तो इस प्रकार चीन के सुपर पावर बनने की सबसे बड़ी वजह उसका क्या, उसका एक्सपोर्ट पर जबरदस्त फोकस है, निर्यात पे, ठीक है, बहुत जबरदस्त फोकस है, ठीक है। और आप निर्यात तभी तो करेंगे जब आपके पास बने बनाए विनिर्माण सेक्टर आपको मजबूत होगा, ठीक है। चीन की तरक्की की एक और बड़ी वजह है कि शहरीकरण। दूसरी बात क्या है, चीन की तरक्की की दूसरी बात यह है कि शहरीकरण की तरफ उसका जो एक विचारधारा है तेजी से, ठीक है। उन्होंने पिछले 40 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह, हाउसिंग को तेजी से मॉडर्न बनाया, पूरी तरीके से मॉडर्न बनाया, ठीक है। तेजी से शहरीकरण की वजह से चीन में आज 100 से ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां आबादी 10 लाख से ज्यादा है, ठीक है। शहरीकरण की वजह से चीनी सरकार ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों को शहरों में लाने में भी कामयाब रही है, जो चाइना की सरकार है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो चाइना का एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, थोड़ा सा मैं जानने की एक प्रयास कर आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो विनिर्माण उद्योग कौन कौन से हैं, ठीक है, ये भी मैं बताऊं। देखिए, विनिर्माण उद्योग चीन की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो विनिर्माण उद्योग है वो चीन की, ठीक है, चीन की अर्थव्यवस्था का क्या है, आधारशिला है जो विनिर्माण उद्योग है, ठीक है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था को रेखांकित करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। अब मामला है कि विनिर्माण क्षेत्र होता क्या है, विनिर्माण क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत बेसिक बात है, अर्थव्यवस्था की पॉइंट है, ठीक है। देखिए, विनिर्माण उद्योग क्या होता है, जो कच्चे माल को प्रोसेस करके नए उत्पाद बनाने वाला जो क्षेत्र होता है। ऐसे कह सकते हैं कि जब हम प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को, एक प्राइमरी सेक्टर होता है जैसे कृषि हो गया, ऐसे जो सेक्टर हैं, ठीक है, कृषि, पशुपालन, ठीक है, ऐसे जो सेक्टर हैं, तो इस प्राथमिक सेक्टर को, उत्पादों को पूंजी और तकनीक के द्वारा लगा करके इसको प्रोसेस करके इसको मूल्यवान और टिकाऊ कर दिया जाए, तो ये विनिर्माण उद्योग के संदर्भ में आ जाता है, ठीक है। इसमें जैसे आप देखेंगे कि विनिर्माण उद्योग में आप ध्यान देंगे कि मानव श्रम, मशीनरी, रासायनिक प्रक्रियाएं, ठीक है, और टूलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको हमने बताया तकनीक का, पूंजी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें जैसे आप देखेंगे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, फर्नीचर और खाद्य, ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है विनिर्माण उद्योग में, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखेंगे कि जो चीन में विनिर्माण उद्योग में जो सेक्टर हैं, ठीक है, तो वहां पे आप देखेंगे कि जो कुछ बहुत बड़े उद्योग हैं चीन में, ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग निर्माण के क्षेत्र में जो विनिर्माण उद्योग है, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं विनिर्माण उद्योग के। स्टील रोलिंग, ठीक है, और फर्नीचर निर्माण, ये सब बड़े बड़े क्षेत्र हैं चाइना में, ठीक है। और आप देखेंगे कि चीन में कंप्यूटर उत्पादन का भी एक वैश्विक केंद्र है। चीन में कंप्यूटर उत्पादन का भी एक वैश्विक केंद्र है। आज पूरे वर्ल्ड में कहाँ चाइना का सामान नहीं है, आप जानते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि चीन विनिर्माण उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक से लेकर वस्त्रों तक कई उत्पाद बनाता है। ये बात आप जानते हैं, अच्छे तरीके से आप जानते हैं, हर जगह चाइना का सामान है, ठीक है। और मैंने आपको बताया ना कि चीन में विनिर्माण उद्योग का, उसके देश के जो जीडीपी में उसका योगदान है वो लगभग 30% है, ठीक है। और वही आपका 29% वर्ल्ड लेवल पे भी इसका योगदान है, ठीक है। इसीलिए आप जानते हैं कि इसे जो है दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता माना जाता है, दुनिया का कारखाना भी कहते हैं इसके विनिर्माण उद्योग को। इस बात को आप समझ रहे हैं, ठीक है, क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं।
ठीक है। तो मुझे पूर्ण आशा है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे, हमारे द्वारा बताए गए सारे बिंदुओं से आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। जय हिंद।